बैठ जाओ। एक बार उनको बोलना, दोबारा देखो तो मैं तो थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर, स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैडम ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है। मैं हॉस्पिटल वाला डॉक्टर नहीं हूँ। एक हमारे एजुकेशन के डॉक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटल वाले होते हैं। हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं वो ब्रेन को रिपेयर करते हैं, लेकिन हम ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन स्टूडेंट्स, नॉट पेशेंट्स। अगर कोई मंदबुद्धि का बच्चा है तो हम उसको नहीं देखते, वो डॉक्टर का रहता है काम, हॉस्पिटल वाले का। लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल स्वस्थ ब्रेन के बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम है। उनको क्या प्रॉब्लम है? कई बार हमें याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं, और
कई बार हमारे सब्जेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर रोज मैं 2000 बच्चों के बीच में जाता हूं, जिसमें हम 3 से 4 स्कूल डेली रूटीन में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बेटा, मेरी पढ़ाई जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने वहां से ब्रेन इंजीनियरिंग में डिग्री पास करने के बाद, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, वहां पे ब्रेन इंजीनियरिंग से भी डिग्री कराते हैं। और जापान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो निगाटा यूनिवर्सिटी है। निगाटा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो ने, जो दुनिया के दूसरे एल्बर्ट आइंस्टीन बने हैं। नाम सुना एल्बर्ट आइंस्टीन? डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, आज उनका इतिहास पढ़ा जाता है और उनके इतिहास के आधार पर हम जो टीचर्स लोग होते हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। आप लोगों को सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टीन का पता है, मैं उनकी पूरी कहानी बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जापान में लोग कैसे पढ़ाते हैं, जापान के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। देखो, हमारा इंडिया है, इंडिया धीरे धीरे जागता है, लेकिन जाग जाता है तब जागता है जब दूसरे कंट्रीज बहुत आगे तक चले जाते हैं। 2021 में मेरा जापान जाना हुआ, वहां से डिग्री पास करने के बाद में जापान के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। तो वहां पे एक सिस्टम है कि 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उससे पहले वो स्कूल का नाम भी नहीं बच्चे को बताते। वो विजुअलाइजेशन तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि 3 साल से 5 साल तक आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाओगे। 5 साल के बाद 8 साल तक बैगलेस स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। कोई कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ एक दिन ओनली सैटरडे को, और वो भी सैटरडे को उनको लगभग 5 पेपर की सीट दी जाती है कि जो आपने 6 दिन में पढ़ा है, 5 दिन में पढ़ा है, वो सारा लिख के जाना है हाथ से, ओनली फॉर राइटिंग। 8 साल तक बच्चे को बैगलेस स्कूल दिया जाता है और विजुअलाइजेशन तरीके से पढ़ाया जाता है। जितना आपका ब्रेन विजुअलाइजेशन तरीके से सीखता है, जैसे अगर मैं बोलूं, आप एक 15 साल के बच्चे से पूछता हूं मैं कि जब आप 6 साल के थे आपने कोई मूवी देखी थी, उस मूवी को बता सकते हो कैसी थी वो मूवी? आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दोगे, मूवी को कर दोगे ना? क्या उसके नोट्स बनाते हो? क्या उसको रिवाइज करते हो? आप तुरंत उस मूवी को एक्सप्लेन कर देते हो। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि आप जब 4th क्लास में थे, जब आपकी 10th क्लास आ जाए, तो 10th में पूछता हूं कि 4th क्लास का हिंदी का चौथा चैप्टर कौन सा था, या पहला ही बता दो। 4th की तो बात बहुत दूर की बात है। अगर मैं ये पूछूं ना कि पिछले मंडे को क्या पढ़ा गया था, वो भी याद नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जापान के अंदर 8 साल के बाद में बच्चे को स्कूल में बैग दिया जाता है और उस बच्चे को फिर सब्जेक्ट वाइज उसके करियर तक लेके जाता है। बैग वहां पे 3 दिन बैगलेस होता है, 3 दिन बैग वाला स्कूल होता है। देन उसके बाद बच्चे की परख हो जाती है कि बच्चा क्या बनेगा। स्टार्टिंग में पता लग जाता है उन लोगों को। उनके पास एक मशीन है, मशीन से बच्चे के ब्रेन की चेकअप कराते हैं वो शुरू में 8 साल के बाद, और ये पता लग जाए कि बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो वहां पे है ना, स्कूलों के नाम ऐसे मिलेंगे आपको कि नौरंगमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम है, तो उसमें मिलेगा नौरंगमल मेडिकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पहले जैसे कि 8th क्लास के बाद में स्टार्टिंग में मेडिकल स्कूल में डॉक्टर वाले, जो डॉक्टर बनने वाले बच्चे, उनको मेडिकल वाले स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसमें रिपोर्ट में आता है कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो उसको इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाया जाता शुरू में, और वहां पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती। स्टार्टिंग से 6 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के दे देते हैं। और वहां पे मेडिकल सेक्टर में भी ऐसा होता है कि पहली क्लास से ही उनको मेडिकल की 6 किताबें स्टार्टिंग में बायोलॉजी की बुक्स दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दुर्भाग्य है हमारा कि एक टॉप रेपुटेड डॉक्टर है कोई भी, जिसने कम से कम भी 50 करोड़ रुपए लगा के एक हॉस्पिटल बना रखा है, और उसने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, क्योंकि डॉक्टर उनका हॉस्पिटल खुद का है, डॉक्टर बनना ही बनना है बच्चा। तो हम 10th क्लास तक जब पढ़ाई करते हैं, बनना तो डॉक्टर है, लेकिन 10 साल तक हमें मैथ भी पढ़ाया जाता है, सामाजिक भी पढ़ाई जाती है, ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है,
हिंदी भी पढ़ाई जाती है, यानी कि हमारा जो मेडिकल की पढ़ाई थी, जो हमें बायोलॉजी की पढ़ाई थी, उस सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्टों ने इतना डिस्टर्ब किया कि उसको भी प्रॉपर नहीं पढ़ पाया बच्चा। लेकिन हमारी इंडियन एजुकेशन अलाउ करती है कि बच्चा मल्टीपल इंटेलिजेंस होना चाहिए, और मैं इसको ठीक मानता हूं। मैं ये नहीं मानता कि जापान हमसे बेटर है। जापान पैसे में बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा, लेकिन यहां मैंने इंडिया को तो चलो पैदा ही हुए इंडिया में, तो हिसार में पैदा हुआ हूं मैं, ऐसी बात नहीं है कि रहता चंडीगढ़ हूं, लेकिन इंडिया जैसा मजा कहीं पे भी नहीं है। हर चीज की सुविधा है यहाँ पे, और बच्चे मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं। अब हम जिस पर्पज से यहाँ आए हैं उस पे हम बात करते हैं। बेसिकली बेटा, ब्रेन मेरे हाथ में है एक। हम लोग ना हमारे शरीर के हर हिस्से को, हर पार्ट को बड़े अच्छे से सजा के संवार के रखते हैं, लेकिन ब्रेन के बारे में चिंता नहीं है हमें कुछ भी। ब्रेन को देखते ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन के बारे में हमें आइडिया नहीं है। हम यूं सोचते हैं कि मैं खुद करता हूं मेरे शरीर के लिए। मैं कहता हूं ये ब्रेन करता है तुम्हारे शरीर के लिए सब कुछ। मैं तो एक डिवाइस है, जो आपका मुंह जिसको बोलते हैं माउथ, माउथ तो एक डिवाइस है। जैसे हम कमरे के अंदर खिड़कियां होती ना, ऐसी खिड़कियां होती, पंखे होते हैं, एक डिवाइस लगे हुए कमरे में। तो ब्रेन आपका, ब्रेन का, बॉडी का प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल के अंदर क्या पावर होती है, डायरेक्टर के अंदर क्या पावर होता है, आपको पता है ना। आपका नाम लिख भी सकता है, आपका नाम काट भी सकता है, आपको स्कूल से हटा भी सकता है, आपको स्कूल में बुला भी सकता है। और स्कूल के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का काम होता है। और जो ये ब्रेन है, ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बेसिकली ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लेफ्ट और राइट ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। ब्रेन हमारा एक हिस्सा ऐसे निकल के साइड में आ सकता है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये, इस हिस्से की बहुत वैल्यू है आप स्टूडेंट लाइफ में। एक होता है हमारा राइट ब्रेन। राइट ब्रेन हमारा ये होता है, जैसे यहां पे लगा होता है, और बिल्कुल सेम इसका अनाटॉमी होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। और ब्रेन बेसिकली जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, 6.5 महीने के अंदर ब्रेन बनकर तैयार हो जाता है। और ब्रेन जैसे तैयार होता है, तो जो टैलेंट आपके अंदर डालना होता है, भगवान उस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर वो टैलेंट, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं 6.5 महीने के, उसी टाइम आपका टैलेंट डल जाता है। टैलेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। टैलेंट क्या होता है? एक हमारा टैलेंट होता है, एक हमारा स्किल होता है। टैलेंट होता है नॉलेज, किसी चीज के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी। स्किल होता है प्रैक्टिकल जानकारी। तो टैलेंट कितना है, स्किल कितना है, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। वो चीजें जो स्किल होता है, स्किल आप पैदा होने के बाद सीखते हैं, बट टैलेंट आप पैदा होने से पहले भगवान आपके दिमाग में डाल देता है, और टैलेंट के बेस पे स्किलफुल इंसान बन जाता है। जब दुनिया में हम आ जाते हैं, जब आप पैदा होने के बाद में, बच्चा पैदा होने से लेकर स्कूल जाने तक का जो सफर होता है, उसमें अलग अलग एक्टिविटी करता रहता है बच्चा। ठीक है, एक्टिविटी करता रहता है। वो एक्टिविटी जो होती है, वो एक लर्निंग मोड में होता है। बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। कई बार बच्चे को बोलते हैं इसको ये बोलो, इसको ये बोलो, तो वो बच्चा फॉलो करता है उन चीजों को। हम स्कूल की बात करते हैं सीधी। बच्चा स्कूल में आके पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें अल्फाबेट की बात करें, वर्णमाला की बात करें, काउंटिंग की बात करें, वो चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ABCD को एक ही दिन में सीख जाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, 3 दिन में भी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ABCD को 1 महीने में सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 6 महीने में लगा देते हैं ABCD को सीखने में। और मेरे को तो भाई 2.5 महीने लगे थे ABCD आने में, सच बताऊं तो। स्कूल में जब एंट्री करी थी और 6ठी क्लास में ABCD सीखी थी हमने तो। यहाँ तो आप लोगों को पैदा होने के बाद ABCD सिखाई देते हैं पेरेंट्स। बट वो एक ट्रेंड है, जितने जैसे भी हमारी जनरेशन ने ग्रोथ किया है, जैसे भी देश ने ग्रोथ किया है, तो चीजें बहुत कुछ आगे तक आ गई है। तो डियर स्टूडेंट,
जब हम कोई भी चीज सीखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन से सीखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और ये लेफ्ट ब्रेन होता है, इसमें सारी पढ़ाई आपकी स्टोर होती है। जो भी आप पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट आप लेफ्ट ब्रेन से पढ़ते हैं, और लेफ्ट ब्रेन आपके राइट बॉडी से कनेक्टेड होता है। आप पढ़ाई लेफ्ट ब्रेन से करते हो और लिखते आप राइट हैंड से हैं, ऐसा ही होता है। 92% बच्चे, 92% बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, केवल 8% इस दुनिया में रिसर्च हुए हैं जो बच्चे लेफ्टी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लेफ्टी बच्चे होते हैं वो बच्चे गेम के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंड से बच्चा लिखने वाला है राइटिंग, तो वो गेम में अपने आप को आजमा सकते हैं, ऐसा रिसर्च बोलते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट क्यांसो की रिसर्च बोलती है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ये पढ़ाई कराता है, और जो आपका राइट ब्रेन है ये आपको मोबाइल दिखाता है। और इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें इतनी ज्यादा, लेकिन बच्चों ने इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बना ली है। सबसे ज्यादा मोबाइल देखने की उम्र आपने ये बना ली है। मोबाइल देखने की उम्र 25 साल के बाद बेस्ट होती है, जब आपका करियर बन जाता है। संडे को आराम से छुट्टी मार के मोबाइल देखो, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन आज आप लोगों ने आज ही छुट्टी मार रखी है, स्कूल से जाते ही आप मोबाइल लेकर के बैठ जाते हो, 6-6 घंटे मोबाइल देखते हैं बच्चे। ऐसा होता है ना? यस और नो? और मोबाइल जो है, मोबाइल ने हमारा ऐसी हालत बना दी है, हम फ्लक्चुएट मोड में डाल दिए। कैसे? जैसे हम कोई भी रील को 10 सेकंड तक पसंद नहीं करते, उसको स्किप करके अगली रील निकाल लेते हैं, फिर उससे अगली, पसंद नहीं आई तो उससे अगली, उससे अगली, स्किपिंग लाइफ हो चुकी है हमारी। सेम प्रैक्टिकल आपने क्लासरूम में बना लिया। आपका कोई भी चैप्टर है, आपको एक पर्सन याद करना, याद नहीं हो रहा तो स्किप करके दूसरे पर्सन पे आ जाओगे तुरंत। याद नहीं हो रहा छोड़ दो उसको, फिर दूसरे पर्सन को याद करोगे, फिर तीसरे को याद करोगे, दूसरा याद नहीं हुआ तो स्कीपिंग मोड आपने बुक्स के अंदर भी अपना लिया। जैसा आपका प्रैक्टिस चल रहा है वैसा प्रैक्टिस आप बुक्स के अंदर अपना रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब हम खुल के बात करते हैं, व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन से पढ़ते कैसे हैं और कैसे याद होता है, और कोई बच्चा होशियार क्यों होता है और रद्दी क्यों होता है, बीच का क्यों होता है, और बच्चे को लंबे समय तक याद किसको रहता है और कम समय तक किसको याद रहता है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मात्र 15 मिनट का टॉपिक है, और बी पेशेंस, सीखने का टॉपिक है। लाइफ में शायद पहली बार ऐसा सेमिनार आपने सुना होगा, देखा होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। एक मिड ब्रेन होता है, बीच का दिमाग होता है, जो कि शीशा लगा होता है बीच में, ग्लास की तरह, वो लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों दिन में काम करते हैं। जब आपको नींद नहीं आती तब तक ये काम करेगा लेफ्ट और राइट। जैसे आप रात को सो जाओगे तो आपका मिड ब्रेन काम करता है। मिड ब्रेन का मतलब है कि रात को लेफ्ट और राइट ब्रेन की सिक्योरिटी का काम करते हैं आपका मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन, रात को आप जो सपने लेते हैं वो मिड ब्रेन का ही काम है। और मिड ब्रेन इज जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, एक इंटरटेनमेंट है ड्रीम। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ड्रीम किसी के कंप्लीट होते हैं, ठीक है, एक हेयर से है, मतलब कि अफवाहें हैं बहुत सारी, हम मान लेते हैं, ठीक है। यहां तो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने भूत देखा था, वो उसको भी मान लेते हैं, ठीक है। मन का बहम होता है, कोई चीजें प्रैक्टिकल आप नहीं देख पाओगे ऐसे। हेलो, तो डियर स्टूडेंट, हम लेफ्ट की बात करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है लेफ्ट और राइट, मेन इसका खेल है, इसको ही संभालने की जरूरत है। और जैसे लेफ्ट राइट ब्रेन होता है, दिन में दोनों ब्रेन काम करते हैं, और पांचों हमारी जो सेंसेस होती है वो काम करती हैं, और 5 हमारी तरंग होती हैं जिसको इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं, जिसका नाम है अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। हमारा जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम पानी पी लेंगे तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा, खाना खा लेंगे तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ब्रेन हमेशा फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत है, जो कि आपके थॉट्स पे डिपेंड करती है कि आप कैसे थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। हमारा जो ब्रेन होता है लेफ्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं पूरी तरह से। आप लोग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं। ब्रेन ये क्या होती है? लैंग्वेज होती है तीनों। ये तीनों लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज पढ़ने का ब्रेन के अंदर एक भाग होता है जिसको हम टेम्परल लोब बोलते हैं। क्या होता है?
टेम्पोरल लोब होता है जो कान के नीचे लगा होता है। जैसे कान के नीचे जो भाग होता है ब्रेन का, वो टेम्पोरल लोब होता है, और टेम्पोरल लोब से हर प्रकार की भाषा को पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। लेकिन टेम्पोरल लोब कैसे पढ़ता है कोई भी भाषा को? जैसे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आज के जमाने में इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको लोग इंटेलिजेंट बोलेंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर है। आपका जरा सा भी हरियाणवी टच आ गया, किसी एनसीआर कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो आपको आउट कर देते हैं। तो इंग्लिश का जमाना है, तो जमाने के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो इंग्लिश हम पढ़ते हैं बेटा, टेम्पोरल लोब से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और किसी बच्चे को मीडियम आती है, किसी को बिल्कुल ऐसा है कि टीचर पढ़ाते हैं और फ्लाइट उड़ती है ऊपर से, कुछ नहीं समझ में आता। ऐसी क्या वजह होती है? हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं। ब्रेन का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आप न्यूरॉन सेल को पढ़ोगे तो न्यूरॉन सेल क्या एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूरॉन सेल का काम है कि कोई भी, आप जैसे कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो टीचर भी न्यूरॉन सेल से पढ़ाते हैं, और आपके भी न्यूरॉन सेल काम करते हैं उस टाइम पे। तो आपके जो टेम्पोरल लोब के न्यूरॉन सेल हैं वो एक्टिव होने चाहिए। हमारे दिमाग में न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव मोड में होते हैं, और ये बाय बर्थ होते हैं। जिसके जितने एक्टिव हैं वो उतना ही सीखेगा। जैसे मान के चलो आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हो, इंग्लिश में क्लासरूम में आपको बिल्कुल 100% समझ में आनी चाहिए इंग्लिश, तो आपके 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव होने चाहिए। टोटल न्यूरॉन सेल 120 लाख होते हैं एक भाग में। जैसे मैंने बोला टेम्पोरल लोब में 120 लाख एक्टिव प्लस डीएक्टिव दोनों मिला के, बट 85 लाख आपके एक्टिव होने चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है ना? एल्बर्ट आइंस्टीन के 120 लाख एक्टिव न्यूरॉन सेल थे हर पार्ट में, इस वजह से वो इंटेलिजेंट थे। और टेम्पोरल लोब के अंदर 85 लाख न्यूरॉन सेल अगर है तो उसको ट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं है बच्चे को। वो बच्चा स्कूल में ना भी आए एक दिन तो भी घर से अपना काम पूरा कर लेता कई बार। तो इंटेलिजेंट बच्चों का होने की वजह यही है कि आपके दिमाग में न्यूरॉन सेल 85 लाख कंप्लीट है। तो आपका 85 लाख कंप्लीट है तो आपके 85% से ऊपर हमेशा नंबर आएंगे, आप उससे डाउन कभी नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% नंबर आते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो इंग्लिश में 60 नंबर आए हैं तो आपके 60 लाख न्यूरॉन सेल है सिर्फ एक्टिव। तो चाहिए कितने आपको? 85 लाख चाहिए। एज पर रिसर्च की बात है, 3 लाख बच्चों पर रिसर्च हुआ है, और आजकल तो न्यूरॉन सेल चेक करने की मशीन आ चुकी है जो कि हमारे पास भी है। और जापान, हमारे बेंगलोर में एक सीबीआर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, एक यूनिवर्सिटी अभी ओपन हुई है 2.5 साल पहले, जिसके अंदर स्पेशल ब्रेन के न्यूरॉन सेल चेक कराने के लिए लोग, हाई फाई क्वालिटी के लोग वहां जाते हैं और बच्चे का इलाज करा के लेके आते हैं। एक बार इलाज हो गया, बच्चे को दोबारा कभी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं साइंस की। कौन बच्चे ऐसे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस, बताइए। चलो मैं सभी को मान लेता हूं कि आप सभी डॉक्टर बने, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना आपने बेटा, कि जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए आपकी साइंस मजबूत होनी चाहिए। आपका साइंस का जो भाग है ब्रेन का, वो आप गर्दन में हाथ लगाओगे पीछे, ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे वाला, इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। और ओसिपिटल लोब से हम हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम साइंस की बात करें, कंप्यूटर की बात करें और ड्राइंग की बात करें, जो कि आंखों से कनेक्टेड होता है ये हिस्सा। टेम्पोरल लोब लैंग्वेज वाला तो कान से कनेक्टेड होता है, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति भाषा सीख सकता है लेकिन एक अंधा व्यक्ति साइंस को नहीं सीख सकता, क्योंकि आंख चाहिए उसको। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आंखों का होना बहुत जरूरी है। ड्राइंग बिना आंखों के नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर बिना आंखों के नहीं सीख पाएंगे, और जो साइंस है वो भी हम बिना आंखों के नहीं सीख सकते। यस, फोकस ऑन मी, मेरी बात पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब होता है तीसरा, जिससे हम मैथ पढ़ते हैं। पैराइटल लोब हमारा चोटी के नीचे भाग होते हैं, जिससे हम कैलकुलेशन के हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो बच्चा सीए बनना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, और फिजिक्स भी पैराइटल लोब से पढ़ी जाती है। साइंस के बाकी सब्जेक्ट ओसिपिटल से, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमारे पैराइटल लोब से पढ़े जाते हैं। और पैराइटल लोब का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एल्बर्ट आइंस्टीन को हम पूरा करते हैं 2 मिनट में। एल्बर्ट आइंस्टीन बेटा जर्मनी में पैदा हुए थे,
और जर्मनी में जब एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए थे तो 4 साल 13 दिन के थे उस टाइम तक, तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोले भी नहीं थे जुबान से। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता बहुत चिंता में थे। उनकी माता का नाम पोलिस आइंस्टीन था, फादर का नाम हरमन आइंस्टीन था। तो वो क्या थे कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि बच्चा मंदबुद्धि का पैदा हो गया, हम कैसे इसकी लाइफ को सिक्योर करेंगे। एक ही बच्चा था तो बड़ी चिंताग्रस्त थे वो लोग। लेकिन एक दिन उनकी माता पोलिस आइंस्टीन ने एल्बर्ट आइंस्टीन को चने का सूप बना के दे दिया। रात को 8:30 बजे, नवंबर महीने की बात थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे टेबल पे रखा हुआ था कटोरा सूप का, तो एकदम उसने सोचा ले कि ये सूप ठीक होगा, ठंडा होगा, तो एकदम उसने उठा के पी लिया। बहुत ज्यादा गर्म था और घूंट भर ली। जैसे उसने घूंट भरी तो इतना गर्म था कि अंदर चला गया था सूप, लेकिन उसका मुंह जल गया था। तो जैसे अंदर गया तो उसने जैसे सूप पिया तो एकदम उसकी आवाज निकली कि मम्मा सूप बहुत गर्म है। एल्बर्ट आइंस्टीन का पहला सेंटेंस था ये जब वो बोलने लगा था। तो जो बच्चे बोलते नहीं है, जो बच्चे थोड़े बहुत आपको लगता है कि उम्र हो चुकी है बोलते नहीं, तो उनको ज्यादातर गर्म चीजें खिला करो। एक्सपेरिमेंट हुआ ये कि गर्म, ज्यादा एक्सेस में गर्म चीज खाने से बच्चा बोल सकता है। जैसे भी उन्होंने सेंटेंस निकाला कि मम्मा गर्म सूप बहुत गर्म है, तो पेरेंट्स बहुत हैरान हो गए कि बच्चा तो बोलने लग गया। तो लगातार बच्चे की फ्रीक्वेंसी थी जो माउथ की बोलने की, वो लगातार बढ़ती गई और बिल्कुल क्लियर आवाज आ गई निकल के। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के माँ बाप ने उनका दाखिला किसी एक किड्स प्ले स्कूल में करवा दिया। और जैसे भी स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो 6 महीने बाद स्कूल से रिपोर्ट आई कि आपका बच्चा बहुत निकम्मा है, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो उनकी माता को स्कूल में बुला के उनकी एसएलसी काट के हाथ में दे दी कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। उनकी माता ने बोला चलो ठीक है सर, स्वीकार कर लिया कि बच्चा निकम्मा है, एसएलसी भी स्वीकार कर ली, लेकिन प्लीज मुझे बताएं कि मैटर क्या है ताकि मैं इसके ऊपर आगे कमांड बना सकूं। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा ऐसी बात करता है आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स होता है कि फालतू की बातें, इन बॉक्स की बात होती है काम की चीजें। तो ये आउट ऑफ बॉक्स बात करता है बच्चा। तो पूछा आउट ऑफ बॉक्स कैसे बातें होती है, तो वो बोला कि ये ऐसी बातें करता है सारा दिन की ये जो चंद्रमा है ना, इसको धरती पे खींच के ला सकते हैं क्या? ये सूर्य है जो इसके पास मैं जा सकता हूं क्या? तारों को भिड़ा सकते हैं क्या? तो डियर स्टूडेंट, उस टाइम पे वो धरती पे ना रह के आसमान पे चला गया था। तो उनकी माता समझ गई कि टीचर्स ने तो इसको आउट ऑफ बॉक्स बोला। तो उनकी माता ने समझ लिया कि बच्चे का ध्यान कहीं कहीं भूगोल में अच्छा है। तो माता का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था, स्कूल से बाहर निकली और घर तक 1 किलोमीटर का रास्ता था। बहुत चिंता में थी कि बच्चे को कैसे मैं सेटिस्फाई करूं, बच्चे को कैसे आगे किसी स्कूल में भेजना चाहेंगे। जैसे घर पहुंची, बच्चे को हौसला दिया और डियर स्टूडेंट, ये आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि आप हमसे नेगेटिव बातें ना करें। आपकी कमजोरी की वजह कई बार हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, सारा दोष हमारे टीचर्स का नहीं होता। आप मोबाइल देखते हैं तो क्या टीचर बोलते हैं आप मोबाइल देखें? आके टीचर को पीटीएम में बोलेंगे हमारा बच्चा मोबाइल देखता जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं वहां भेजने का। लेकिन समझाओ आप, ये कमी हमारी है। तो बच्चों, उनकी माता ने उनको बैठा के शाबाशी देकर बोला कि बेटा स्कूल से, आपके स्कूल में से टीचर्स का फीडबैक ये है कि आप इतने होशियार बच्चे हो कि वो बोले कि हमारे पास तो ऐसे टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए इसको, कि इसको पढ़ा दे, आप इतने होशियार हो। तो उस बच्चे का दिल गदगद हुआ और बच्चे के मन में इतना हौसला आया, बोला कोई नहीं मम्मा, अच्छा स्कूल देख लो, उसमें पढ़ लूंगा मैं। तो उनको दूसरे स्कूल में, किसी सेंट मोंटेसरी स्कूल में दाखिला कराया और बच्चे की टर्निंग, मतलब कि वहीं से उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था। जर्मनी में 10th क्लास पास करके उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की, फिर बीटेक किया, फिर पीएचडी किया और 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी बच्चे एक बार आज गूगल पे जाके अगर मोबाइल देखना तो ये देखना कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है। ये आपका होमवर्क है। शिक्षा के क्षेत्र में जो इनोवेशन करता है, E=mc2 का सिद्धांत नोबेल पुरस्कार ने दिया था, सॉरी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था।
जिस दिन E इज इक्वल टू MC2 का फिजिक्स में सिद्धांत आया था, उस दिन साइंस के 23 फार्मूले फेल हुए थे, वरना अलग अलग फार्मूले से साइंस को पढ़ा जाता था। और जिस दिन E इज इक्वल टू MC2 का सिद्धांत आया था, उस दिन आपकी साइंस बहुत आसान हो गई थी। तब से बच्चे बहुत अच्छे से साइंस को पढ़ते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। डॉक्टर थॉमस ने उनके ब्रेन, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तो जैसे भी पोस्टमार्टम के दौरान एल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन को चुरा लिया था उन्होंने, डॉक्टर थॉमस ने, और डब्बे में फिट करके फ्रीज में रख दिया था। और ब्रेन के ऊपर रिसर्च हुआ कि इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि इंसान, जो कि 4 साल बाद तो बोलने लगा था वो। तो पता लगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन का पैराइटल लोब और जो ओसिपिटल लोब था, उसमें न्यूरॉन सेल 100% एक्टिव थे। और 100% एक्टिव का मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल कर सकते हो। तो एल्बर्ट आइंस्टीन बनकर आप भी अपने लाइफ को बना सकते हो। मैंने आपको बोला लैंग्वेज कहां से पढ़ा जाता है, साइंस कहां से पढ़ी जाती है, और मैथमेटिक्स कहां से पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो बच्चे गेम करते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो गेम करते हैं? जो गेम करते हैं प्लीज आप हाथ ऊपर करें। यस, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपको गेम करने के लिए एक्साइट करता है। आपका ब्रेन का एक हिस्सा होता है बेटा, यस डाउन, जो आपका मोटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है, जो यहाँ पे एक हिस्सा होता है जो सबसे आगे के दिमाग से पीछे वाला हिस्सा, जिसको मोटर कॉर्टेक्स पार्ट बोलते हैं, जहां से हम गेम करते हैं। और उस गेम के अंदर, उस पार्ट के अंदर आपके अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल हैं, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। नीरज चोपड़ा का नाम सुना है? पानीपत के गगसीना गांव से है। मुझे एक बार सीएम हाउस मिले थे। मैं एक दिन सीएम साहब से स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर, गवर्नमेंट स्कूलों के प्रपोजल को लेकर मिल रहा था। तो उस दिन वो मेरे को मिल गए, तो मैंने उस दिन उनके न्यूरॉन सेल चेक किए। मेरे पास मशीन थी। उन्होंने बोला सर मेरे एक बार न्यूरॉन सेल चेक करो, कोई कमी तो नहीं है कि कल को कोई मेरे को दिक्कत आए गेम खेलने में। तो बेटा 107 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव थे उनके। मैंने आपको 85 लाख बोला है, 107 लाख। मैंने आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा। लगभग मैं 150 खिलाड़ियों की रिपोर्ट चेक कर चुका हूं, जिसके 95 लाख से ऊपर किसी के नहीं मिले आज तक। एक सिंगल खिलाड़ी ऐसा है जिसके 107 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव थे। और न्यूरॉन सेल बेटा क्या काम करते हैं, समझने की जरूरत है। न्यूरॉन सेल आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, आपका फोकस बनाते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं किसी चीज की तरफ। और न्यूरॉन सेल का काम है, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसको डेटा स्टोर भी न्यूरॉन सेल के अंदर होता है। अब आईक्यू बच गया। आईक्यू का काम क्या है? आईक्यू से पहले हम एक पार्ट बच गया ब्रेन का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जहां पे हमारे सिर में सबसे ज्यादा दर्द होता है, स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, जब हम यहां से पकड़ के बैठते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या होता है ये? फ्रंटल लोब होता है। और ये पूरी बॉडी का तो प्रिंसिपल ब्रेन है, और ब्रेन का प्रिंसिपल